Hello and welcome back to the latest lecture of Newton's laws of motion. Okay, today we are going to start a new topic which is a very interesting and simple topic. और याद रखना, जब भी फिजिक्स में अपन सिंपल टॉपिक बोलेंगे समझ लेना कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, लेकिन येट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स में इन कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस न्यूटन्स लॉ, है ना, विदाउट फर्दर अडू. और बहुत ज़्यादा बोलने वाला नहीं है, आप सारे ही जानते होंगे न्यूटन सर के बारे में. ही वॉज वन ऑफ द वेरी मतलब ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट. और उनका बहुत सारे फील्ड्स के अंदर योगदान है. ऑप्टिक्स के अंदर है, मैकेनिक्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा है. उन्होंने ग्रेविटेशन लिखा है, उन्होंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखा है विच इज़, है ना, डायनामिक, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अच्छा, इस टॉपिक से जो कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं उनको डायनामिक्स कहा जाता है. ठीक है, अपन ने आगे मतलब इसके पहले पढ़ा था काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर मान लो किसी पार्टिकल के बारे में अपने को वेलोसिटी दी है तो उसका अपन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे या बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते थे. तो दोज वर द इफेक्ट, है ना. किस चीज़ का इफेक्ट? इट वॉज इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना. फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, है ना. तो अपन इस टॉपिक के अंदर या फिर यहाँ से आगे आने वाले जितने भी टॉपिक है उसके अंदर अपन कॉज पढ़ेंगे. तो डायनामिक्स के अंदर कॉज ऑफ मोशन पढ़ा जाता है. ठीक है, एंड काइनेमेटिक्स के अंदर इफेक्ट ऑफ मोशन पढ़ा जाता है. बराबर है. तो दिस इज कैजुअलिटी, है ना. तो कॉज और इफेक्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं इन सारे चीज़ों के अंदर. ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के अंदर विच आर इंक्लूडेड इन मैकेनिक्स. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अपन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, वी विल स्टडी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, है ना, टुडे. मतलब यहाँ पे तीनों लॉ पढ़ा दूंगा मैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. ओके, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के लिए, है ना, या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के लिए अपने को दो चीज़ों का जानकारी बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है. फर्स्ट इज मोमेंटम, ठीक है, और सेकंड इज व्हाट एग्जैक्टली इनर्शिया इज. इनर्शिया एक फील है ना. वो क्या फील है अपन थोड़ा सा समझते हैं, बट सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में. ठीक है ना. तो लेट अस टॉक अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं. एक तो अपने को पता ही होगा, वन इज कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम. ठीक है ना. इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो फ्रेम क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं. मान ली कि कोई एक गाड़ी है, ठीक है ना, और वो गाड़ी जा रही है कुछ स्पीड से, है ना, और अपन बैठ गए एक बोट के ऊपर. अपन कहाँ बैठ गए? बोट के ऊपर, है ना. कैसे बैठते थे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन के अंदर. ठीक है ना. तो जिनको भी रिलेटिव मोशन नहीं आता है ना, वो रिलेटिव मोशन के लेक्चर्स देख ले थोड़ा सा. ठीक है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा सा समझते हैं. यहाँ से एक मान ले पानी के अंदर बोट जा रही है और एक गाड़ी है ए, है ना, और बोट का नाम दे दिया अपन ने बी. तो अपन बोट के ऊपर बैठकर गाड़ी को देख रहे, तो वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ गाड़ी, है ना, वाइल सिटिंग ऑन बोट. ठीक है, तो ये क्या हो गया? वी आर स्टडिंग वेलोसिटी ऑफ गाड़ी ए विथ रिस्पेक्ट टू बोट. वेलोसिटी ऑफ गाड़ी ए विथ रिस्पेक्ट टू बोट. और ये पता ही होगा आपको कैसे लिखते हैं. दिस इज रिटन एज वेलोसिटी ऑफ गाड़ी माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, है ना. अब इस बोट की दो चीजें हो सकती है. बोट, है ना, बोट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है और बोट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करती है. मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, है ना. अगर बोट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाए, है ना, तो जो फ्रेम होगी, है ना, इस चीज को क्या बोलेंगे अपन? फ्रेम. तो वो जो फ्रेम होगी उसको क्या बोलते हैं? है ना, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम. और अगर बोट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगी तो फ्रेम को क्या बोलेंगे अपन? नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना. तो अगर बोट की वेलोसिटी, मतलब जिस चीज के ऊपर बैठ के अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं मोशन को, है ना, अगर उस चीज की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो उसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम. अगर उस चीज की जिसके ऊपर अपन बैठ के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी अगर वेरिएबल हो जाए तो उसको बोलेंगे अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, फटाफट उतार लो.
इतना ही समझना है इसके अंदर ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है ना, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ लिया है ना। तो इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल क्यों कहा जाता है ये थोड़ा सा समझते हैं, है ना, और मोशन को स्टडी करते हैं। ओके, let us study momentum first. ठीक है, which is denoted by vector p. Momentum is denoted by vector p. Vector p क्या होता है ये मेरा पहला सवाल रहेगा। ओके, और दूसरा सवाल ये रहेगा कि इज इट फ्रेम डिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, तो पहले सवाल को अपन पहले क्वेश्चन को आंसर करने की अपन कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर p क्या होता है? मोमेंटम इज m इंटू वी। आगे जाके पता चलेगा कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन अभी इतना समझते हैं कि मोमेंटम इज व्हाट, इट इज m इंटू वी, है ना। कोई अगर जैसे डेफिनेशन पूछे तो बोल देना मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वेक्टर, ये डेफिनेशन ही है इसका। ठीक है, तो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वेक्टर। अगर वेलोसिटी है ना, मास कांस्टेंट कर लो तो वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अगर मान ले कि मोमेंट वेलोसिटी कांस्टेंट कर ली तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी चेंज कर ली, ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये वेलोसिटी स्केलर है कि वेक्टर है? ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, इज वेलोसिटी स्केलर और वेक्टर, है ना। तो आपका आंसर आया होगा वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर कौन से दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो वो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर मैं, है ना, थोड़ा सा समझते हैं चीजों को और डिटेल के अंदर। ठीक है, अलग खुपचा बना के मैंने बोला कि वी आर नाउ इन स्पेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस, है ना। आप स्पेस में चले जाओ और स्पेस में एक ऑब्जेक्ट को इमेजिन करो। मान ले कि एक 2 kg का ब्लॉक है और 2 kg ब्लॉक इज केप्ट इन स्पेस। ठीक है, और इस ब्लॉक को नाम दे दिया अपन ने ए। ये कैसा ब्लॉक है? ए ब्लॉक है। ठीक है, और इसको अपन ने ऑब्जर्व करा एक फ्रेम से। ठीक है, तो फ्रेम का नाम अपन ने क्या ले लिया? बी ले लिया। फ्रेम का नाम क्या है? बी। ओके, विच इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ फ्रेम बी इज 0। दिस ब्लॉक इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमेशा अपन किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम टाइम्स 90% टाइम्स ऐसा हो जाएगा कि द फ्रेम विल बी ग्राउंड, जिसकी वेलोसिटी अपन 0 लेंगे विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, तो ग्राउंड मतलब बेसिकली समझ लेना कि बी इज ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, कैन यू राइट मोमेंटम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर बी बोल लो। यस, क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इंटू velocity of object A with respect to B. What is the mass? 2 kg. What is velocity of object A with respect to B? It is 4. तो मोमेंटम कितना आ गया सर? 8 आ गया। 8 kg मीटर पर सेकेंड, जो भी उसका यूनिट होगा अपन बाद में समझते हैं। इसमें क्या था सर? इसमें तो कुछ नहीं था, है ना। अब मान लो कि अपन ऐसा समझे कि एक फ्रेम C ले लिया विच इज ऑल्सो मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड. We are going to take another frame which is also moving with velocity 4 meter per second. So if we observe the object A with respect to this frame which is also moving with 4 meter per second, which is velocity of A, अगर दोनों की velocity same हो तो can you tell me momentum of A with respect to C frame, है ना. क्या लिखेंगे? momentum of A with respect to C frame is mass into velocity of A with respect to C. तो what is velocity of A with respect to C? It is written as velocity of A with respect to ground minus velocity of C with respect to ground. With respect to ground लिखने की जरूरत नहीं होती. Velocity of A with respect to ground कितना है? 4 minus velocity of C with respect to ground, it is also 4.
तो ये कितना आया 0। तो व्हाट इज मोमेंटम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी? इट इज मास इनटू, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, 0 विच इज 0। तो एक फ्रेम से मोमेंटम अलग नजर आया और दूसरे फ्रेम से मोमेंटम अलग नजर आना चाहिए। तो मोमेंटम इज फ्रेम डिपेंडेंट। दोनों क्वेश्चंस का आंसर करा है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि मोमेंटम होता क्या? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी एंड इज मोमेंटम फ्रेम डिपेंडेंट? यस, इट इज फ्रेम डिपेंडेंट। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर इसका कुछ अलग ही होता है, बराबर। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर क्या होता है ये तुम थोड़ा सा बाद में समझते, लेकिन ये पहले सारी चीजें उतार लो। अब अपन चलते हैं, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर। लेट अस डिस्कस द लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट एग्जैक्टली डज इनर्शिया मीन और लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है? ठीक है, तो टॉपिक लिख लेना। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ 1 इज लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट एग्जैक्टली इज इनर्शिया, है ना, 8th और 9th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा होगा कि इनर्शिया क्या होता है। इट इज टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, लेकिन अर्थ पे जहाँ पे अपन रहते हैं नॉर्मली अपन ऐसी चीज़ें इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि अपन वैसी चीज़ें देखते नहीं हैं। ठीक है, होता क्या है कि जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ कंडीशंस कैसी होती है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली मूव नहीं कर सकता ऑन इट्स ओन। याद रखना, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ऑन इट्स ओन। खुद से वो कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन नहीं कर सकता, है ना। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए अपने को कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ता है। मान ले कि मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींच के ला रहा हूं, इफ आई वॉन्ट टू पुल इट विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो मेरे को कंटिन्यूसली एक फोर्स लगाते रहना पड़ता है। अगर मैंने क्या करा, उसको छोड़ दिया तो कुछ देर बाद आके वो रुक जाएगा, बराबर है। तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी को अगर कॉन्स्टेंटली चलाते रहना है, ठीक है ना, तो यू हैव टू इमेजिन अ थॉट प्रोसेस, यू हैव टू मूव टू द स्पेस। स्पेस में चले जाओ और स्पेस में ये सारी चीजें जो इमेजिन करो जो मैं अभी बोलने वाला हूं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन स्पेस, स्पेस मतलब क्या? स्पेस रिफर्स टू नो नेट, मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स। ऐसी जगह पे जहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, नो ग्रेविटेशन फोर्स, नथिंग, ना फ्रिक्शन लग रहा है, ना एयर रेजिस्टेंस आ रहा है, ना कोई फोर्स लग रहा है, ऐसी जगह को मैं स्पेस बोलूंगा। ठीक है, आप चले जाओ स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर एक ब्लॉक को इमेजिन करो और इस ब्लॉक को धक्का मार के छोड़ दो 2 kg ब्लॉक को। मान लो कि दिस इज ब्लॉक ऑफ 2 kg, उसको धक्का दे दिया अपन ने, उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ कैन यू टेल मी द मोमेंटम, कैन यू टेल मी मोमेंटम? मोमेंटम ऑफ दिस ब्लॉक ए इज, है ना, 2 into 5 विच इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम कितना आ गया इसका? 10 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम आ गया। अच्छा, बढ़िया है सर। अब ये इसका फायदा क्या है? मैंने एक और सवाल पूछा, क्या ये ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा क्या? स्पेस के अंदर अगर अपन ने किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देके छोड़ दिया तो इट विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिटेन कांस्टेंट मोमेंटम, टू मेंटेन द कांस्टेंट मोमेंटम। वेलोसिटी, इनर्शिया क्या होता है? कांस्टेंट मोमेंटम को मेंटेन करने की जो बॉडी की क्षमता होती है उसको अपन इनर्शिया कहते हैं। एंड इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनर्शिया को अगर चेंज करना है तो किसको चेंज करना पड़ेगा? अपने को मास को चेंज करना पड़ेगा, कोई और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता इनर्शिया। ठीक है, तो मैं बोलना क्या चाहता हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, स्पेस के अंदर उसको धक्का मार के छोड़ दिया जिसके अंदर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड रहने वाली, उसकी वेलोसिटी कुछ से चेंज होने वाली नहीं है। तो लिख लेंगे इनर्शिया क्या होता है? इट इज टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिटेन कांस्टेंट वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिख लेना, टू रिटेन कांस्टेंट मोमेंटम या फिर टू मेंटेन कांस्टेंट मोमेंटम। ठीक है,
ओके, नाउ इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं? इनर्शिया के 3 प्रकार होते हैं। इनर्शिया में सबसे पहला आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेसिकली 3 प्रकार के इनर्शिया होते हैं। सबसे पहले समझते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। ओके, नाउ अगेन वी आर डूइंग दिस इन स्पेस। 2 kg का ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 एज सीन बाय अ फ्रेम। ओके, एक्स वाई एक्सिस तितली बनाकर अपन फ्रेम पे बैठ गए। तितली बनाकर अपन क्या हो गए? फ्रेम पे बैठ गए। तो विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम, विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो कैन यू टेल मी द मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम? यस, तो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है? 2 × 0 विच इज 0। तो मोमेंटम कितना आ रहा है? 0। मैंने तेरे से सवाल पूछा, क्या ये मोमेंटम चेंज होगा? क्या खुद से चेंज होगा कि नहीं होगा? ये मोमेंटम खुद से चेंज होने वाला नहीं है। तो मोमेंटम इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट इन द इफेक्ट ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स। मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम खुद से चेंज होगा नहीं। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, वो रेस्ट पर ही रहेगा, वो खुद से चेंज होने वाला नहीं है। ओके, तो मोमेंटम इज गोइंग टू रिमेन 0। तो इसी को क्या कहते हैं अपन? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। अगर सेकंड वाला देखो, इसके स्टेटमेंट लिखाऊंगा मैं आपसे। सेकंड में इसकी वेलोसिटी मान ले 3 मीटर पर सेकेंड है किसी एक फ्रेम के, इसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो कैन यू टेल मी द मोमेंटम? इट इज 2 × 3 विच इज 6 kg मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये मोमेंटम 6 kg मीटर पर सेकेंड खुद से चेंज होगा क्या? है ना, इसको धक्का मार के छोड़ दो तो ये चलता रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड से, ये कभी रुकने वाला नहीं है ना। इफ इट इज नॉट बीन अप्लाइड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पेस के अंदर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। तो मैंने बोला कि इसका मोमेंटम 6 kg मीटर पर सेकेंड रहेगा। क्या ये खुद से बदलेगा क्या? नो। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट मोमेंटम, मोमेंटम विल नॉट चेंज ऑन इट्स ओन। ओके, और तीसरा, एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, वो कैसे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। याद रखना, वेलोसिटी में 2 चीजें होती है, एक तो होता है डायरेक्शन और दूसरा क्या होता है? मैग्नीट्यूड। एक होता है डायरेक्शन, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज बदली तो वेलोसिटी बदल गई, और वेलोसिटी बदली तो मोमेंटम भी बदल गया। तो अपन ने पहले 2 के अंदर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर, अपन ने क्या करा? अपन ने मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में अपन क्या कांस्टेंट रखने वाले हैं? अपन डायरेक्शन को कांस्टेंट रखने वाले हैं। तो मैंने बोला कि इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। वो खुद से अपना डायरेक्शन बदलने वाली नहीं है। वो खुद से अपना डायरेक्शन चेंज करती है क्या? वो खुद से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती। तो यही आ गया मेरा तीसरा स्टेटमेंट। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करती तो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। अगेन आई नो कि मोमेंटम इज कांस्टेंट, है ना। लिख लो लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन कांस्टेंट मोमेंटम, या फिर ब्रैकेट में लिख लो कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ मस्ट बी कांस्टेंट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहेगा, वो खुद से उसका मोमेंटम बदलेगा नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, है ना, उसकी वेलोसिटी खुद से चेंज होने वाली नहीं है। इट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन सजेस्ट इफ अ बॉडी, कोई अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी, वो खुद से अपना डायरेक्शन बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो तीनों अपन इनर्शियाज लिख लेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिख लो। If an object is at rest with respect to a frame,
ब्रैकेट में लिख लो p वेक्टर 0 with respect to that particular frame. If an object is at rest with respect to a frame, it will remain at rest with respect to the frame. It will remain at rest with respect to the frame. Second क्या लिखेंगे? Inertia of motion. If an object is moving with some velocity, if an object is moving with some velocity, it will continue to keep on moving with the same velocity. It will continue to keep on moving with the same velocity. और तीसरा लिख लो inertia of direction. If an object is moving in a straight line, if an object is moving in a straight line, it will keep on moving in a straight line. It will not change its direction on its own. It will not change its direction on its own. It will not change its direction on its own. तो inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction, क्या तीनों चीजें समझ में आ रही है? ओके तो अगर ये तीनों चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, तो अपना फर्स्ट लॉ खत्म हो गया. नाउ विल डिस्कस सेकंड लॉ. दूसरे लॉ के बारे में बात करते हैं. द सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ चेंज इन मोमेंटम. इट डिस्कसेस अबाउट चेंज इन मोमेंटम, है ना. मैंने तो बोल दिया कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम ना डायरेक्शन बदलेगा ना मैग्नीट्यूड बदलेगा. तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो मोमेंटम चेंज कराने का तरीका क्या है? मोमेंटम चेंज कराने का तरीका यह है कि वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स. इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इफ आई अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग. मतलब उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ओके उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ओके तो इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ चेंज इन मोमेंटम. Law of change in momentum. Okay, now again we'll observe with respect to different frames. Okay, मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, इसको अपन ने पहले कैसे चलाया? इसकी वेलोसिटी क्या करी अपन ने? 0. ठीक है, फ्रेम की वेलोसिटी, एक फ्रेम है मान ले A, ओके, जिसके ऊपर अपन तितली बनकर बैठ गए, और फ्रेम की वेलोसिटी कितनी है? फ्रेम की वेलोसिटी 0 है. दूसरे में अपन ने क्या करा? बी फ्रेम विच इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड. एंड तीसरे में अपन ने क्या करा? तीसरे में अपन ने ऐसा माना कि दिस फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग विथ एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज एक्सेलरेटिंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके तो देयर आर 3 फ्रेम्स, और तीनों फ्रेम में अपन थोड़ा सा समझते हैं क्या हो रहा है. ओके नाउ लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ए. ऑब्जेक्ट को O बोल लेते हैं, O बोल लो ऑब्जेक्ट को. वेलोसिटी ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम A इज 0, क्योंकि दोनों रुके हुए हैं तो उसकी वेलोसिटी नजर नहीं आने वाली. वेलोसिटी ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू B इज -4. क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वेलोसिटी ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0. 0 - 4 गिव्स मी -4. मतलब अगर फ्रेम उधर जा रही है और फ्रेम के ऊपर अपन तितली बनकर बैठ गए, तो मेरे को ये ऑब्जेक्ट 4 से पीछे जाता हुआ नजर आएगा. ओके और इसमें क्या हो रहा है? फ्रेम सी के बारे में पर्टिकुलरली डिस्कस करें तो यहां पे है ना थोड़ा सा अजीब चीज होती है. हर अलग अलग टाइम के अंदर ओके अलग अलग उसकी वेलोसिटीज होती है. अपन लिखते हैं है ना, टाइम 0 के लिए, 1 के लिए, 2 सेकेंड्स के लिए. मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन 2 है. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ये गति बदलने का प्रमाण होता है. इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी कितने से बदलेगी प्रति सेकंड, इसका नॉलेज मेरे को एक्सेलरेशन को देख के मिलता है. तो यहां पे एक्सेलरेशन 2 है, तो वेलोसिटी विल चेंज बाय 2 एवरी सेकेंड. तो आई विल राइट वेलोसिटी ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू C एट टाइम 0 इज 0. आफ्टर 1 सेकेंड इट विल चेंज बाय 2, तो ये हो जाएगी -2. आफ्टर 2 सेकेंड इट विल चेंज बाय 4, तो ये हो जाएगा -4. व्हाट अबाउट मोमेंटम? तो मोमेंटम ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू C
वेक्टर में लिख रहा हूं इसलिए माइनस साइन लगा दिया, माइनस इंडिकेट्स डायरेक्शन हियर एंड नॉट द मैग्नीट्यूड, याद रखे। तो यहाँ पे मोमेंटम 0 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे -8 हो जाएगा, तो मोमेंटम पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन अभी तो आपने बोला सर, अभी तो आपने बोला कि मोमेंटम खुद से बदलता नहीं है, तो मेरे को यहाँ क्या सिखाना था कि मोमेंटम में ये दोनों फ्रेम्स इनर्शियल है। इनर्शियल फ्रेम के अंदर मोमेंटम कांस्टेंट है, लेकिन ये कौन सी फ्रेम है, दिस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर देखो मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहां पे मोमेंटम 0 रहेगा, यहां पे -8 रहेगा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हर सेकेंड में मोमेंटम चेंज होता जा रहा है। और खुद से कैसे चेंज हो रहा है ना। तो यहां पे न्यूटन्स लॉ फेल, न्यूटन लॉज आर अप्लाइड टू बी अप्लाइड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम्स एंड नॉट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर न्यूटन लॉ फेल करते हैं। हाँ, उसका भी एक तरीका दे दिया, उसको सूडो फोर्स लगाते हैं अपन। सूडो फोर्स से अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशंस को सही कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नोट मार के लिख लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड only in inertial frame of reference, inertial frame of reference। नॉन इनर्शियल फ्रेम में इनवैलिड होते हैं लॉज। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि सूडो लगाते हैं अपन, वो अलग बात है, वो अपन बाद में पढ़ाई करेंगे। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या करना है ये थोड़ा सा बाद में स्टडी करेंगे। अभी अपन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन इनर्शियल फ्रेम, ये अपन स्टडी करेंगे। फटाफट उतार लो इसको। Now we'll discuss second law which is called as law of change in momentum। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि मोमेंटम को चेंज करने का क्या तरीका है। मोमेंटम को चेंज करने का तरीका है फोर्स लगाना। अगर मैंने मान लो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओके, नाउ वी आर स्टडिंग सेकेंड लॉ विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट। टाइम 0 को कितनी वेलोसिटी थी, 0। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर 0 वेलोसिटी थी। मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करा, एक कुछ 6 न्यूटन का। 6 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा फोर्स बाय मास। एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा फोर्स बाय मास, ओके। तो एक्सेलरेशन फोर्स कितना है 6, बाय मास कितना है 2, तो एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट आई वांट टू से, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर 1 सेकेंड, है ना। तो 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी लिख लेंगे va1 विच इज 3, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 3, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विल बी 3 और वेलोसिटी 3 से बदल जाएगी। व्हाट विल बी द मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर 1 सेकेंड विल बी 2 into 3 which is 6. What will be the velocity of a after 2 seconds? It will be 6. Momentum of a after 2 seconds will be 2 into 6 which is 12. तो जैसे जैसे वेलोसिटी बदल रही है वैसे वैसे मोमेंटम भी बदलेगा। और मोमेंटम को कौन बदल रहा है, मोमेंटम को बदल रहा है फोर्स। अच्छा, पहले फोर्स कितना था, पहले मोमेंटम कितना था 6 और बाद में कितना हुआ 12, मतलब मोमेंटम कितने से चेंज हुआ 6 से, विच इज योर फोर्स। मोमेंटम हैज चेंज्ड बाय 6 न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में मोमेंटम कितने से बदला, 6 से बदला, और ये 6 क्या है तुम्हारा फोर्स है। मतलब अगले सेकेंड में मोमेंटम कितना हो जाएगा 18, उसके बाद वाले सेकेंड में कितना हो जाएगा आफ्टर 4 सेकेंड इट विल बी 24। तो जैसे ही मेरे को फोर्स देख के पता क्या चलता है कि इट इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो सेकेंड लॉ ऐसे लिखा जाता है। सेकेंड लॉ कैसे लिखा जाता है, देखो सेकेंड लॉ लिखा जाता है वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू डीपी अपॉन dt, है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन लिखना गलत है, dp अपॉन dt लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, dmv बाय dt। इसी को आगे कैसे लिखा जा सकता है,
यहाँ पे मास भी वेरिएबल हो सकता है और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट भी वेरिएबल हो सकता है। अपन मैक्सिमम टाइम्स वो मतलब ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर चुके हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी, जो वेरिएबल वेलोसिटी से चलते हैं और जिसका मास कांस्टेंट रहता है। कोई एक रिजिड बॉडी ले लो तो उसका मास अपन कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मास चेंज करे। वो मास चेंज करने वाले जो प्रॉब्लम है वो अपन बाद में स्टडी करेंगे, है ना। वो कैसे होता है तो उसका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। लेकिन इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाता है, एम dv बाय dt प्लस v dm बाय dt। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ये असलियत में फॉर्मूला होता है फोर्स का। यहां पे क्या पता चला कि यहां पे मास को कांस्टेंट माना और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लिया, और यहां पे वेलोसिटी को कांस्टेंट माना और मास को डिफरेंशिएट कर लिया। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर प्लस v dm बाय dt। जब मैं जेट प्रोपल्शन पढ़ाऊंगा आपको, रॉकेट प्रोपल्शन, उसके अंदर ये सारी चीजें अपन इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन अभी अपन इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दैट मास इज कांस्टेंट, लेट अस कंसीडर दैट मास इज कांस्टेंट। मैंने पूछा व्हाट इज फोर्स, छोटा सा क्विज का क्वेश्चन समझ लेना। इन फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का जिसका मास बदलने वाला नहीं है। इट इज एक्सेलरेटिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैन यू टेल मी द फोर्स? हाँ सर, बहुत आसान है। क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 4 विच इज 8 न्यूटन। तो फोर्स कितना आया मेरा, 8 न्यूटन का फोर्स आ गया। सेकेंड कंडीशन समझते हैं। अब अपन ऐसा समझते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, पानी का पाइप ले रहे और दीवार के ऊपर अपन पानी के पाइप को चला रहे। ये पानी का पाइप आ गया, यहां से तुम्हारा पानी निकल रहा है, ओके, और ये पानी क्या हो रहा है, दीवार के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। आपको बताना है ये फोर्स कितना है। इफ वेलोसिटी ऑफ वाटर इजेक्टेड फ्रॉम द नोजल इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड प्रति सेकेंड जो पानी बाहर निकल रहा है, ऐसा मानते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मास ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम इज 5 kg पर सेकेंड। 5 kg पर सेकेंड क्या है, 5 लीटर पानी बाहर निकल रहा है, ऐसे मानो। 1 kg का पानी का मास कितना होता है, 1 kg पानी का वॉल्यूम कितना होता है, इट इज 1 लीटर। तो ऐसे मानो कि 5 लीटर पानी प्रति सेकेंड बाहर निकल रहा है, तो जो इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, यहां पे अपन ने क्या कांस्टेंट करा है, वेलोसिटी को, तो v इंटू dm बाय dt। तो v कितना है 10 और dm बाय dt कितना है बेटा 5, तो इट इज 50 न्यूटन। और ऐसे भी एग्जांपल आएंगे जिसके अंदर मास और वेलोसिटी दोनों भी चेंज कर रहे होंगे, है ना। जैसे रॉकेट है, रॉकेट के अंदर मास क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है, बिकॉज फ्यूल इज इजेक्टिंग एंड इट इज बर्निंग, और मास चेंज हो रहा है और उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है। तो ऐसे भी सवाल आएंगे जिसके अंदर है ना मास और वेलोसिटी दोनों चेंज करेंगे। यहां पे अपन ने क्या करा, एक जगह पे अपन ने मास को कांस्टेंट मान लिया और एक जगह पे अपन ने वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है। फटाफट लिख लो। ये तो हो गया तुम्हारा बेटा सेकंड लॉ। ये सेकंड कंडीशन है जो है, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम का एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में अपन ने v कांस्टेंट करा था, है ना। एक और एग्जांपल ले लो, v कांस्टेंट। मैंने बोला एक रॉकेट है, दिवाली वाला रॉकेट है, ये मान लो। ये कितने केजी का है, ये 0.1 kg का है, ठीक है, 0. जो भी होगा, 1 मिनट। चलो, इसमें देखो कि ये रॉकेट जो है ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है ये 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड इट इज इजेक्टिंग फ्यूल एट अ रेट ऑफ dm बाय dt विच इज, मान लो कि
कितना आ रहा है 0.1 kg/s। इसमें जो फ्यूल बाहर निकल रहा है वो कितने से बाहर निकल रहा है 0.1 kg/s। अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसका मास भी दे देते हैं, इंस्टेंटेनियस मास, है ना, और बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। बट अभी अपन इतना समझो कि इसकी वेलोसिटी दे दी 10 मीटर/सेकेंड, इसका जो मास ऑफ इजेक्शन ऑफ फ्यूल है दैट इज 0.1 kg/s। आपसे बोला कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द रॉकेट, तो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू v इंटू dm/dt, तो विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.1 विच इज 1 न्यूटन। इस 0.1 kg/s को 100 ग्राम/सेकेंड भी लिख सकते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी दे देंगे ग्राम्स के अंदर, तो आपको उसको केजी में कन्वर्ट कराना है, विच इज SI, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके अंदर कन्वर्ट करा लो, फिर वैल्यूज डाल दो, तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला यूनिट मिलेगा विच इज न्यूटन। ठीक है, फटाफट उतार लो तीनों एग्जाम्पल। तो अपन चलते थर्ड लॉ की तरफ। ओके, तो थर्ड लॉ समझते। थर्ड लॉ अपने को एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में नॉलेज देता है। व्हाट एग्जैक्टली इज थर्ड लॉ, थोड़ा सा समझते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर्स क्या होते हैं, और उसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आ चुके हैं और सवाल आते भी है। थर्ड लॉ, इट गिव्स अस द नॉलेज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर्स। आपसे ये पूछा कि मान लो एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर अपन ने क्या करा, टेबल के ऊपर अपन ने एक ब्लॉक को रख दिया, टेबल के ऊपर अपन ने क्या करा, एक ब्लॉक को रख दिया। ये ब्लॉक मान लो 5 kg का है, दिस इज अ 5 kg ब्लॉक, दिस इज अ 5 kg ब्लॉक। अब इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, देखो, एक तो नीचे लग रहा है mg, है ना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेट। इसी को एक और नाम है जो अपन जानते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरा जो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, जो इसको रोक के रखेगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब मैंने तेरे से एक सवाल पूछा, क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स है कि नहीं है? क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स है कि नहीं है? तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, है ना, 9th में पढ़ के रखा होगा आपने कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो एक्शन रिएक्शन पेयर्स है कि नहीं, देखो इक्वल फोर्सेस है क्या? हाँ, नॉर्मल और mg दोनों इक्वल है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल बढ़ गया तो ब्लॉक ऊपर की तरफ भागने लग जाएगा, और अगर mg बढ़ गया तो टेबल टूट के नीचे आ जाएगा। तो दिस टू मस्ट बी बैलेंस्ड फोर्सेस। ऊपर लगने वाला और नीचे लगने वाले फोर्सेस दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो मैंने बोला नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, और दोनों फोर्सेस कैसे? सेम है। ओके, यहां तक भी ठीक है। लेकिन अब मैंने तेरे से सवाल पूछा, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं है? आर दीज टू एक्शन रिएक्शन पेयर्स? नो, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर्स। कैसे समझते? टू फॉर अ सिस्टम टू, या फिर फॉर फोर्स पेयर, कंसेप्ट बना के लिख, फॉर पेयर ऑफ फोर्सेस to be action reaction pair, four things must be followed. पहली चीज क्या है? Forces must be equal in magnitude, second चीज, forces must be opposite in direction, अब देखो इक्वल तो है, अपोजिट भी है, लेकिन और दो चीजें फॉलो करनी चाहिए। क्या? दे मस्ट बी ऑफ फोर्सेस
मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। अब इससे मतलब क्या है सर, फोर्सेस मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, इसका मतलब क्या है कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है, दिस इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये फोर्स कैसा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये कैसा फोर्स है, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों का नेचर अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। और एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। नीट और जेई में यही सवाल, ऐसे ही प्रकार का सवाल पूछा जा चुका है ना। और नीचे वाली दोनों कंडीशंस ये फेल करता है। कैसे, यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ग्रेविटेशनल जो नीचे mg लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तो पहला, तीसरा वाला तो चलो निकल ही गया। चौथा वाला कैसे चला गया, देख, mg किसके ऊपर लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर, और नॉर्मल भी किसके ऊपर लग रहा है, ये भी ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। तो mg और नॉर्मल एक ही बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। फॉर अ फोर्स टू बी एन एक्शन रिएक्शन पेयर्स, दोनों जो फोर्सेस होते हैं एक्शन रिएक्शन वाले, दोनों अपोजिट, दोनों अलग अलग बॉडीज के ऊपर लगने चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, एक सिंगल बॉडी के ऊपर लग रहा है, इसीलिए ये चारों चीजें अगर फॉलो हो रही होगी तो ही आंसर करे। ठीक है, नीट और जेई में बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जिसको कंसेप्ट आता है वो इसको निपटा लेगा, नहीं तो निपट जाएगा। अब मैं आपको एक्शन रिएक्शन पेयर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। द एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, मान ले कि अपन ने एक यहां पे एक चार्ज ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड q1 है, और कुछ दूरी पर एक चार्ज ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड q2 है। ओके, अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये तो अपने को पता ही होगा। तो मैंने बोला जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा दैट विल बी टुवर्ड्स राइट, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। और मेरे को क्या पता चला, है ना, बोथ द फोर्सेस आर सेम। अपोजिट, बोथ आर ऑफ सेम नेचर। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सेम नेचर, एंड बोथ आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टू बॉडीज। भाई साहब ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, दिस इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। लिख लेना, एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। एक और एग्जांपल को समझते, मान लो कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर वो टेबल रखा था ना, वो टेबल अपन रखा देते, उस टेबल को अपन ने रख दिया अर्थ के ऊपर। अब टेबल के ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स mg, इसीलिए तो वो धरती से चिपका हुआ रहता है। और ये टेबल अर्थ के ऊपर ऊपर की तरफ mg लगा रहा होगा, उतना ही फोर्स जितना टेबल के ऊपर अर्थ ने लगाया, उतना ही फोर्स टेबल अर्थ के ऊपर की तरफ लगाएगी। तो ये क्या हो गए, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसे, दोनों फोर्सेस का सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, सेम नेचर है, और दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर लग रहा है। भाई साहब ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर होते नहीं है। ये चीजें समझ में आनी चाहिए। फटाफट एग्जाम्पल उतार लो, ठीक है, और लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आगे अपन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा और डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन वो अगले पार्ट में आएगा। अभी इतना समझ लो कि ये अगर ये तीनों लॉज आपको आ गए तो आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करना आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।